So welcome back. This is the platform of SP Smart Competitive Hybrid Schooling System. बच्चे आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 8 का पार्ट 8 डिस्कस कर रहे हैं और एनसीईआरटी का पैराग्राफ नंबर 49. ठीक है, बहुत अच्छे से देखेंगे. हमने लास्ट पैराग्राफ में लास्ट वीडियो में हमने सेल मेम्ब्रेन डिस्कस की थी और इसमें हम लोग सेल वॉल डिस्कस करेंगे. राइट, तो सेल वॉल जो है बच्चे, सेल वॉल जो है ये नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है जो डेड सेल से बनी हुई है. ठीक है, सेल वॉल एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर कवरिंग है और फंजाई और प्लांट में प्रेजेंट होती है. ठीक है बेटा, ठीक है. और सेल वॉल नॉट ओनली गिव द शेप ऑफ द सेल, है ना, सिर्फ शेप नहीं देती सेल को, इवन की प्रोटेक्ट करती है मैकेनिकल डैमेज से और इन्फेक्शन से. ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प सेल टू सेल इंटरेक्शन. जो सेल वॉल होती है बच्चे वो सेल टू सेल इंटरेक्शन प्रोवाइड करती है. लाइक जैसे आपके सामने यहाँ पर है, यहाँ पे देखो बच्चे, ये हमारे पास क्या है, ये सेल वॉल का स्ट्रक्चर है. प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल, ये इनर है और ये आउटर है. तो ये जो प्राइमरी वॉल है बच्चे, ये क्या कर रही है बच्चे, ये इस सेल को, मतलब प्राइमरी वॉल जो होती है सेल टू सेल कनेक्ट करती है विद द हेल्प ऑफ मिडल लेमिला. मतलब एक ये सेल एक ये सेल, इन दो सेल के बीच में ये कौन सी लेयर है, मिडल लेमिला है. ये कॉमन लेयर होती है बच्चे दो सेल के बीच में और ये सेल और सेल को इंटरेक्ट करेगी. ठीक है बच्चे, रिप्रेजेंट मिडल लेमिला. ठीक है, टू प्रोवाइड बैरियर एंड अनडिज़ायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल. तो क्या होता है बच्चे कि ये जो हमारे पास सेल टू सेल इंटरेक्शन है, ठीक है, और ये जो सेल वॉल होती है बच्चे ये प्रोवाइड करती है एक बैरियर प्रोवाइड करेगी जिससे अनडिज़ायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल जो होते हैं बच्चे वो ट्रांसफ़र नहीं होते हैं सेल में, है ना. लार्ज साइज कांट एंटर इनटू द सेल. तो हमारे पास बच्चे इसका डी पार्ट राइट है और ये 3 स्टेटमेंट गलत हैं इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंगली. राइट, अब यहाँ पे हम देखते हैं पैराग्राफ नंबर 15 में बोला है कि एल्गा की जो सेल वॉल है 1, 2, 3 और 4 कंपोनेंट से 5 कंपोनेंट से मिलके बनी हुई है बच्चे. और प्लांट की जो सेल वॉल है 1, 2, 3 और 4 कंपोनेंट से बनी हुई है. ठीक है बच्चे, जो यंग सेल वॉल का प्लांट सेल होता है बच्चे, द प्राइमरी वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ विच ग्रेजुअली डिमिनिश एज द सेल मैच्योर एंड सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड ऑन द इनर टूवर्ड द मेम्ब्रेन इनर साइड ऑफ द सेल. देखो जैसे यहाँ पे बच्चे मेरे पास क्या है, ये यंग सेल है, यंग सेल डिवाइडिंग सेल जिसको मेरिस्मेटिक सेल कहते हैं. यहाँ पर प्राइमरी वॉल है और सेल मेम्ब्रेन है. यहाँ पर भी सेल मेम्ब्रेन है बट प्राइमरी वॉल जो है वो डैमेज हो गई है बच्चे, और उस प्राइमरी वॉल ने अपने अंदर वाली साइड क्या कर दिया है, सेकेंडरी वॉल बना दी है. तो ये हमारा मैच्योर सेल है और ये इमैच्योर सेल है. ठीक है, तो इस पैराग्राफ में यही चीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक बताई है कि जो यंग सेल होते हैं वो डिवाइडिंग सेल होते हैं सेल वॉल में. ठीक है, उनको मेरिस्मेटिक सेल कहते हैं, उनमें सेल मेम्ब्रेन और प्राइमरी वॉल प्रेजेंट हो. और प्राइमरी वॉल के पास क्या होता है बच्चे, ग्रोथ प्रॉपर्टी होती है. और प्राइमरी वॉल जब मैच्योर होती है बच्चे तो किस में कन्वर्ट हो जाती है, सेकेंडरी वॉल में. और जहाँ पर सेल वॉल के सेल में सेकेंडरी वॉल होती है तो वो ओल्ड सेल होता है, मैच्योर सेल होता है. ठीक है, तो इसमें आप लोगों का इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये भी सही है, ये भी सही है, ये इनकरेक्ट है और ये भी सही स्टेटमेंट है. ठीक है, क्योंकि थिक नहीं होती है, थिन होती है. ठीक है बच्चे, फिर उसके बाद हमारे पास पैराग्राफ 51 में आता है, द मिडल लेमिला इज़ द लेयर मेनली कैल्शियम पैक्टेड. ये जो मिडल लेमिला है बच्चे ये किससे बना है, कैल्शियम पैक्टेड से बना है. विच होल्ड ग्लू, ये गम की तरह काम करेगा, दोनों सेल को आपस में कनेक्ट करेगा. द डिफरेंटिंग नाइबरिंग सेल टुगेदर, है ना, जो नाइबरिंग सेल हैं उसके आसपास उनको आपस में कनेक्ट कर रहा है. द सेल वॉल एंड मिडल लेमिला में बी ट्रांसवर्स. जो सेल वॉल है बच्चे, है ना, सेल वॉल और मिडल लेमिला जो है वो आपस में क्या है, ट्रांसवर्स बाय प्लाज्मोडेस्माटा. ठीक है, अब देखो ये प्लाज्मोडेस्माटा है जो मिडल लेमिला और सेल वॉल को क्रॉस करके आता है एक ऐसे. ठीक है, इसको हम सेल टू सेल साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बोलते हैं. ठीक है बच्चे, तो अब हम बोल सकते हैं बेटा यहाँ पर कि जो प्लाज्मोडेस्माटा है विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नाइबरिंग सेल. मतलब इस सेल का साइटोप्लाज्म और इस सेल के साइटोप्लाज्म को कौन कनेक्ट करेगा, प्लाज्मोडेस्माटा. और एक सेल की सेल वॉल को दूसरे सेल की सेल वॉल के साथ कौन कनेक्ट करेगा बच्चे, मिडल लेमिला. ठीक है बच्चे, ये दो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर करनी है. तो यहाँ पर बता रहा है करेक्ट स्टेटमेंट, मिडल लेमिला होल्ड 2 डिफरेंट सेल कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम पैक्टेड मेनली. ठीक है, ये भी सही है. साइटोप्लाज्मिक लिविंग कनेक्शन बिटवीन 2 सेल्स कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा, ये भी ठीक है बच्चे. प्लाज्मोडेस्माटा मेड अप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी सही है. ऑल आर करेक्ट. ठीक, तो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन 2 सेल इज नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा. अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं बच्चे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम.
तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, एनसीईआरटी का पैराग्राफ 52 देखो। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है बच्चे? एंडो मेम्ब्रेन का मतलब होता है इनसाइड साइटोप्लाज्म, ठीक है। ऑर्गेनेल्स की जो मेम्ब्रेन है उनकी जो आपस में कोऑर्डिनेशन है ना, उसको हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। सेल के साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनेलीज की मेम्ब्रेन होती है वो आपस में कैसे ऑर्गेनेलीज कोऑर्डिनेट करते हैं उसको एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। वाइल ईच ऑफ द, देखो आपने एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या बनेगी? गोल्गी कॉम्प्लेक्स, और गोल्गी कॉम्प्लेक्स से बनेगा लाइजोसोम, और लाइजोसोम से बनेगा आपका वैक्यूल। तो मतलब ये आपस में क्या है? इनका एक एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है ना बच्चे, इनसाइड साइटोप्लाज्म। जो ऑर्गेनेलीज हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, मतलब ये इसको कोऑर्डिनेट करेगा, ये इसको कोऑर्डिनेट करेगा, और ये इसको कोऑर्डिनेट करेगा, ठीक है। तो ये इनका एक एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है। और नॉन एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल भी कोऑर्डिनेट नहीं करता क्लोरोप्लास्ट को, और क्लोरोप्लास्ट कोई कोऑर्डिनेशन शो नहीं करता पेरोक्सिसोम में। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। देखो बता रहा है कि ऑर्गेनेलीज दैट डिस्टिंक्ट इन टर्म ऑफ इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो सेल साइटोप्लाज्म के अंदर जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन के रिस्पेक्ट में कैसे हैं? डिफरेंट हैं। मैनी ऑफ दीज आर कंसिडर्ड टुगेदर, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज क्या एक साथ फंक्शन शो करते हैं, उसको हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं, बिकॉज देयर फंक्शन आर कोऑर्डिनेटेड। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में वो ऑर्गेनेलीज आएंगे जिनका फंक्शन एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हुए चलता है। जैसे इसका फंक्शन, गोल्गी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन डिपेंड करेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, और जैसे हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स है वो बनेगा तो लाइसोसोम बनेगा। तो इनका कैसा फंक्शन है बच्चे? कोऑर्डिनेटेड फंक्शन है, ठीक है। Like the endomembrane system include endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosome and vacuole. These are endomembrane system. Since the function of the mitochondria, chloroplast and peroxisome are not coordinated with above component, तो ये जो है बच्चे ये आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं। These are not considered as a part of the endomembrane system. तो इनको हम नॉन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है बच्चे। अब देखो नेक्स्ट क्या बता रहा है, देखो इसमें ये आपकी आ गई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप इसको ऐसे मेंशन भी कर सकते हो, ये क्या है हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है बच्चे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है, यहाँ पे ये चीज़ बताई जा रही है कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसमें स्टडी किया गया यूकैरियोटिक सेल, तो उसमें एक स्ट्रक्चर सामने आती है नेटवर्क लाइक रेटिकुलेट या टिन्नी ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर स्कैटर्ड मैनर में, कहाँ है? सेल के साइटोप्लाज्म में। उसी को क्या बोला गया है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है बच्चे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चे, तो आप लोग ये देखिए, ये हमारा जो है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इनर और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। और उसके अंदर ये क्या है? ये न्यूक्लियोलस है, ठीक है। देखो अब बोला जाता है कि ये न्यूक्लियस की इनर मेम्ब्रेन और ये उसकी आउटर मेम्ब्रेन, इसके बीच में क्या है? न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट है। न्यूक्लियर पोर वो होते हैं जो सबस्टेंस को साइटोप्लाज्म से अंदर भेजते हैं और अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म से बाहर न्यूट्रिएंट को भेजा जाता है, वो न्यूक्लियर पोर के द्वारा ही होता है, ठीक है। अब इस न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन पे आपको ये टिन्नी स्ट्रक्चर, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा बच्चे, और ये जो स्ट्रक्चर है बच्चे इसको बोला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इस साइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या प्रेजेंट है बच्चे? राइबोसोम्स प्रेजेंट। ये क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम। तो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या बोलेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम प्रेजेंट होंगे उसको हम बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये राइबोसोम नहीं प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कितनी टाइप आ गई? रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब आपको कोई पूछे कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ से डिराइव हुआ? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डिराइव हुआ है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ये जो रफ होता है बच्चे, आपको पता है कि इसके ऊपर राइबोसोम है, और राइबोसोम का क्या फंक्शन होता है? प्रोटीन को सिंथेसिस करना। राइबोसोम क्या करता है बच्चे? प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो अब रफ और स्मूथ में से कौन प्रोटीन सिंथेसिस करेगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है बच्चे। और आपको बताना है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की इनर लेयर पे है या आउटर लेयर पे है बच्चे, ठीक। और जो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था ये लिपिड सिंथेसिस करेगा क्योंकि इसके पास राइबोसोम्स तो है नहीं, ठीक। अब ये चीज़ें तो हमें क्लियर होगी। अब एक पॉइंट आपको क्लियर करना है बच्चे, यहाँ पे एक पॉइंट मैंने आपको क्लियर करना। अब देखो बच्चे,
एक पार्ट वो है जिसमें राइबोसोम है, एक पार्ट वो है जिसके अंदर राइबोसोम है, तो उसको हम बोलते हैं ल्यूमिनल स्पेस इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, समझ आई। और एक वो पार्ट है बच्चे जिसमें राइबोसोम नहीं है, तो ये बच्चे साइटोप्लाज्म का पार्ट है इस सेल का, इसको हम एक्स्ट्रा ल्यूमिनल बोलते हैं। ठीक है बच्चे, ठीक है, आई होप कि ये आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब पढ़ो ज़रा इसको, यहाँ से आगे हम लोग इसको पढ़ते हैं। Hence, endoplasmic reticulum divide intracellular space into two different compartments: luminal inside endoplasmic reticulum and extraluminal, that is cytoplasmic, extraluminal compartment, that is cytoplasmic compartment। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बताई है, और इसमें ये वाला गलत हो जाता है, ये गलत हो जाता है, ये सही है बच्चे, और ये भी गलत हो गया है। ठीक है, यहाँ तक हमने ये क्वेश्चंस किए हैं बेटा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बता रहा है, the endoplasmic reticulum often show ribosome attached to their outer surface. The endoplasmic reticulum bearing ribosome on the surface is called, in the absence of ribosome they appear smooth and is called, समझ आ गया बच्चे, रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डन। अब इसमें क्वेश्चन करोगे, इनकरेक्ट बताना है, ये भी सही है आपका, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये आपका इनकरेक्ट आता है। क्यों? क्योंकि प्लांट सेल नहीं आएगा बच्चे, यहाँ पे एनिमल सेल आएगा। फिर उसके बाद क्या बता रहा है बच्चे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन द सेल एक्टिवली इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस। पता तो है बच्चे, प्रोटीन सिंथेसिस में कौन सा नेटवर्क लाइक जो है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो वो कौन सा प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वही सेक्रीशन भी करेगा बच्चे, ठीक है, वही सेक्रीशन भी करेगा। They are extensive and continuous with the outer membrane of the nucleus. The smooth endoplasmic reticulum is the major site for synthesis of lipid. In animal cell, lipid-like steroidal hormones and synthesis in smooth endoplasmic reticulum. यही चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा था बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है बच्चे, ये इस पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है और ये रिलीज हो जाता है आउटसाइड द सेल। ये प्रोटीन जो है रिलीज हो जाएगी आउटसाइड द सेल। ठीक है, आई होप कि आपको 55 पैराग्राफ तक कंप्लीट हो गया बच्चे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग गोल्गी बॉडी स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक है, थैंक यू क्लास, गॉड ब्लेस यू।